एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार आदित्य नाम का एक युवा शासक था। वह अपने राज्य के विकास और प्रजा की खुशहाली के लिए समर्पित था। राजमहल के बड़े बड़े दरबारों और रीति रिवाजों के बीच आदित्य का मन अक्सर अपने राज्य की वास्तविक समस्याओं को हल करने में लगा रहता था। राजमहल में आदित्य के गुरु पंडित सोमेश्वर हमेशा उसे सलाह देते रहते थे। पंडित सोमेश्वर: राजकुमार, राजा का धर्म केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है, प्रजा की समस्याएं समझना और उनका समाधान करना ही सच्चा शासन है। गुरुजी, मैं यही प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं अकेला हूं। राज्य के मंत्री और दरबारी केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं में लगे रहते हैं। यही तो राजधर्म है राजकुमार। सच्चा शासक वह है जो अपने प्रयास से दूसरों को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन याद रखें, यह कार्य सरल नहीं है। पहली चुनौती, सूखे का संकट। राज्य में कई वर्षों से बारिश कम हो रही थी। खेत सूख चुके थे और किसान परेशान थे। राजमहल में इस समस्या पर चर्चा हुई। मंत्री विक्रम: महाराज, हम दूसरे राज्य से अनाज मंगवा सकते हैं। इससे समस्या हल हो जाएगी। मंत्री जी, यह समाधान अस्थायी है। हमें अपनी धरती को उपजाऊ बनाना होगा और जल संरक्षण के उपाय करने होंगे। मंत्री थोड़ा नाराज होकर: लेकिन महाराज, यह कार्य बहुत समय और धन मांगता है। मंत्री जी, राज्य की भलाई के लिए समय और धन दोनों लगाना हमारा कर्तव्य है। मैं स्वयं इस कार्य की देखरेख करूंगा। राजकुमार ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने किसानों से बात की, उनकी समस्याओं को समझा और समाधान खोजने का प्रयास किया। एक गांव में उन्होंने एक बूढ़े किसान रामलाल से मुलाकात की। रामलाल काका, आपकी फसलें क्यों नहीं हो रही हैं? क्या आपने कोई उपाय किया? महाराज, हमने अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की कमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर हम यहाँ एक तालाब बनवाएं और वर्षा जल को इकट्ठा करें तो क्या इससे मदद मिलेगी? महाराज, यह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए धन और श्रम चाहिए। धन और श्रम की चिंता मत करें, मैं यहाँ रहकर इस काम की निगरानी करूंगा। दूसरा मोर्चा, दरबार में विरोध। राजकुमार के इस निर्णय से दरबार में हलचल मच गई। मंत्री विक्रम: महाराज, आप राजमहल छोड़कर गांव में क्यों रह रहे हैं? यह आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। मंत्री जी, मेरी प्रतिष्ठा प्रजा की भलाई में है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो लोग मेरे प्रयास को समझेंगे नहीं। पंडित सोमेश्वर: राजकुमार का यह निर्णय साहसिक है, हमें उनका साथ देना चाहिए। दरबार में राजकुमार के इस निर्णय पर कई चर्चाएं हुईं, लेकिन अंततः उनकी दृढ़ता के कारण सभी को उनका समर्थन करना पड़ा। प्रयासों का असर, कुछ महीनों के कठिन परिश्रम के बाद गांव में तालाब बन गया। बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामलाल: महाराज, आपके प्रयास ने हमें नई जिंदगी दी है। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए: यह हमारी सफलता है रामलाल काका। जब तक हर गांव में खुशहाली नहीं लौटती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजकुमार आदित्य का यह प्रयास केवल शुरुआत थी। राज्य में कई और समस्याएं थीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। राजकुमार ने ठान लिया था कि वह हर समस्या का हल निकालेगा, लेकिन आगे की राह कठिन और चुनौतियों से भरी थी। नए संकट की आहट, तालाब बनने और गांव में हरियाली लौटने के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी लोग राजकुमार आदित्य की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जहां एक तरफ यह सफलता थी, वहीं दूसरी तरफ एक नया संकट सिर उठाने लगा। राज्य के पश्चिमी हिस्से में डाकुओं का आतंक बढ़ रहा था। वे व्यापारियों के काफिलों को लूटते और गांवों में डर का माहौल बनाते। यह खबर राजमहल तक पहुंची। मंत्री विक्रम: महाराज, हमें सेना भेजकर इन डाकुओं का अंत करना होगा। मंत्री जी, क्या हमने कभी सोचा कि ये डाकू क्यों बन रहे हैं? क्या ये हमारे ही राज्य के नागरिक नहीं हैं? मंत्री विक्रम हैरान होकर: महाराज, डाकुओं से सहानुभूति दिखाना उचित नहीं। ये लोग अपराधी हैं। सहानुभूति नहीं, समझदारी। मैं खुद पश्चिमी हिस्से में जाऊंगा और इस समस्या की जड़ तक पहुंचूंगा। पंडित सोमेश्वर: राजकुमार, यह जोखिम भरा है, लेकिन यदि आप सफल हुए
तो यह राज्य के लिए मिसाल बनेगा। राजकुमार आदित्य ने कुछ सैनिकों और अपने साथी सेनापति अर्जुन के साथ पश्चिमी इलाके की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने लूटपाट से प्रभावित गांवों का दौरा किया। हर जगह डर और निराशा का माहौल था। एक गांव में उन्होंने एक युवा से बात की। गोपाल, तुम्हारा गांव इतना डरा हुआ क्यों है? यहाँ के लोग डाकुओं के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? गोपाल आंखों में आंसू भरकर, महाराज, हम क्या कर सकते हैं? डाकू हमारे घरों को जला देते हैं और हमें धमकाते हैं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार ने डाकुओं के ठिकाने का पता लगाया। वह अकेले ही बिना किसी हथियार के उनके सामने पहुंच गए। डाकू सरदार रणवीर। कौन हो तुम? इतनी हिम्मत के हमारे इलाके में आ गए? राजकुमार आदित्य निर्भयता से। मैं इस राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं बल्कि बात करने आया हूँ। रणवीर हंसते हुए, बात? हम लूटपाट करते हैं और तुम्हें लगता है कि बातों से सब ठीक हो जाएगा? रणवीर, लूटपाट तुम्हारा पेशा नहीं हो सकता। तुम भी कभी इस राज्य के नागरिक रहे हो। क्या कारण है कि तुमने यह रास्ता चुना? रणवीर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। रणवीर, हम भी किसान थे महाराज। जब हमारी जमीनों पर अत्याचार हुआ और न्याय नहीं मिला तो हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा। यह हमारा शौक नहीं, मजबूरी। रणवीर की बात सुनकर राजकुमार आदित्य ने फैसला किया कि समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि न्याय और पुनर्वास से होगा। रणवीर, अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जमीन और रोजगार दूं तो क्या तुम इस रास्ते को छोड़ दोगे? रणवीर आश्चर्यचकित होकर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं एक वचन देता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें इस राज्य की सेवा करनी होगी। राजकुमार आदित्य की बातों का असर हुआ। रणवीर और उसके साथियों ने लूटपाट छोड़ने का वादा किया। राजकुमार ने उनके पुनर्वास की योजना बनाई, लेकिन यह बात राजमहल में विवाद का कारण बन गई। मंत्री विक्रमा, महाराज, डाकुओं को माफ करना अनुचित है। इससे प्रजा में गलत संदेश जाएगा। मंत्री जी, यह माफी नहीं, अवसर है। अगर हम लोगों को सही मार्ग पर ला सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। राज्य में अब दो बड़ी सफलताएं थीं, कृषि संकट का समाधान और डाकुओं का पुनर्वास। लेकिन आदित्य जानता था कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति भी सुधारने की आवश्यकता थी। आदित्य ने एक नई यात्रा की योजना बनाई, इस बार राज्य के हर गांव तक पहुंचने और उनकी समस्याओं को समझने की। राजकुमार आदित्य ने महसूस किया कि राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे अहम है। कई गांवों में लोग अशिक्षा के कारण अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई। राजमहल में इस पर चर्चा हुई। राजकुमार आदित्य, गुरुजी, हमें हर गांव में विद्यालय बनाने की जरूरत है। शिक्षा ही प्रजा को आत्मनिर्भर बना सकती है। यह निर्णय उत्तम है राजकुमार, लेकिन इसके लिए धन और योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। मंत्री विक्रम, महाराज, क्या आपने सोचा है कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए राज्य के खजाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंत्री जी, यह व्यय नहीं बल्कि निवेश है। अगर हमारी प्रजा शिक्षित होगी तो राज्य स्वतः समृद्ध होगा। गांवों का दौरा। राजकुमार ने शिक्षा का महत्व समझाने के लिए स्वयं गांवों का दौरा करना शुरू किया। वह हर गांव में लोगों से संवाद करते और बच्चों के माता पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते। एक गांव में उन्होंने एक महिला लक्ष्मी से मुलाकात की। लक्ष्मी, तुम्हारे बच्चे विद्यालय क्यों नहीं जाते? महाराज, हमारे पास इतना धन नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाई में लगाएं। वे खेतों में काम करते हैं, जिससे घर चलता है। अगर तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य उठाए और उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो तो क्या तुम उन्हें पढ़ाई के लिए भेजोगी? अगर ऐसा हो तो यह हमारे लिए आशीर्वाद होगा। योजना का कार्यान्वयन। राजकुमार ने हर गांव में एक विद्यालय खोलने और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना बनाई। इसके साथ ही शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। राजमहल में यह कदम चर्चा का विषय बन गया। मंत्री विक्रमा, महाराज, यह योजना सफल हो भी सकती है और नहीं भी। कई बार लोग सुविधाओं का गलत फायदा उठाते हैं। राजकुमार आदित्य, मंत्री जी, हर बड़ा बदलाव जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो प्रजा का जीवन कैसे बदलेगा? पंडित सोमेश्वर, आपका यह साहसिक निर्णय इतिहास रचेगा राजकुमार।
लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समर्पण बनाए रखना होगा। गांवों में बदलाव। कुछ महीनों के भीतर राज्य के कई हिस्सों में छोटे छोटे विद्यालय खुल गए। बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी और माता पिता भी धीरे धीरे शिक्षा का महत्व समझने लगे। एक दिन राजकुमार ने एक विद्यालय का दौरा किया। वहाँ एक छोटा लड़का राजू बड़े उत्साह से पढ़ाई कर रहा था। राजकुमार आदित्य। राजू, तुम्हें पढ़ाई में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? महाराज, मुझे किताबों की कहानियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ ताकि और बच्चों को पढ़ा सकूं। राजकुमार के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। लेकिन इस पहल के खिलाफ भी कुछ आवाजें उठने लगीं। राज्य के कुछ अमीर लोग और बड़े जमींदार इस बदलाव से खुश नहीं थे। एक दिन एक जमींदार ने दरबार में आकर विरोध किया। जमींदार महेश। महाराज, इस शिक्षा अभियान से हमारे कामगार कम हो रहे हैं। बच्चे पढ़ने लगे हैं और खेतों में काम करने वाले लोग कम हो गए हैं। इससे हमारी खेती प्रभावित हो रही है। राजकुमार आदित्य। महेश जी, शिक्षा से कोई हानि नहीं होगी। यह बदलाव भविष्य के लिए है। जब ये बच्चे शिक्षित होंगे तो खेती के लिए नई तकनीक लेकर आएंगे और उत्पादन बढ़ेगा। हमें दीर्घकालिक सोच रखनी होगी। शिक्षा की यह पहल राजकुमार के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। उन्हें अब न केवल प्रजा का विश्वास बनाए रखना था, बल्कि उन विरोधी ताकतों का सामना भी करना था जो बदलाव से डरती थीं। विरोध की लहर तेज होती है। राजकुमार आदित्य की शिक्षा अभियान ने राज्य में कई सकारात्मक बदलाव लाए, लेकिन जैसे जैसे इस अभियान का प्रभाव बढ़ा, विरोध की आवाजें और तेज हो गईं। जमींदार और व्यापारी वर्ग जो पुराने सामाजिक ढांचे को बनाए रखना चाहते थे, राजमहल में एकजुट होकर अपनी नाखुशी जाहिर करने लगे। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण सभा बुलाई गई। जमींदार महेश। महाराज, शिक्षा की यह नई नीति हमारे हितों के खिलाफ है। गांव के लोग अब अपने परंपरागत काम छोड़ रहे हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। मंत्री विक्रम। जमींदारों का समर्थन करते हुए। महाराज, महेश जी सही कह रहे हैं। अगर सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे तो खेती और मजदूरी जैसे काम कौन करेगा? राजकुमार आदित्य गंभीरता से। मंत्री जी, क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रजा अनपढ़ और अशिक्षित रहे ताकि वे केवल दूसरों के अधीन काम करें? शिक्षा से उनका जीवन सुधरेगा और वे बेहतर काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन महाराज, यह बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। हमें इसे रोकना होगा। पंडित सोमेश्वर हस्तक्षेप करते हुए। महेश जी, बदलाव समय की मांग है। शिक्षा केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाती है। विरोध बढ़ने के बावजूद राजकुमार आदित्य ने प्रजा के साथ संवाद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी राय पूछी। एक गांव में उन्होंने एक सभा बुलाई, जहां किसान, मजदूर और जमींदार सभी मौजूद थे। राजकुमार आदित्य। मेरे प्यारे राज्यवासियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा आपके जीवन को बेहतर बना रही है? एक किसान रामदीन खड़ा हुआ। महाराज, मेरे बेटे ने अब पढ़ाई शुरू कर दी है। पहले वह केवल खेतों में काम करता था, लेकिन अब वह हमें नई तकनीकों के बारे में बताता है। हमारी फसल पहले से बेहतर हो रही है। और इसके बाद एक महिला गायत्री अपनी बात कहने के लिए उठी। महाराज, पहले हमारे गांव की लड़कियां घर के कामों तक ही सीमित रहती थीं। अब वे पढ़ लिख रही हैं और अपने अधिकारों के बारे में जान रही हैं। यह बदलाव हमारे लिए वरदान है। सभा में मौजूद जमींदार महेश और उनके समर्थक इन बातों को सुनकर चुप हो गए। विरोधियों की चाल। लेकिन विरोधी ताकतें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। जमींदारों ने राजकुमार के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। वे गांवों में अफवाहें फैलाने लगे कि शिक्षा अभियान के कारण लोग अपनी परंपराएं भूल रहे हैं और राज्य की व्यवस्था बिगड़ रही है। राजकुमार को यह खबर मिली। पंडित सोमेश्वर। राजकुमार, हमें सतर्क रहना होगा। ये लोग शिक्षा के नाम पर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी, मैं डर से हार मानने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन हमें प्रजा को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह अभियान उनके भले के लिए है। राजकुमार ने तय किया कि शिक्षा के लाभों को सबके सामने लाने के लिए एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। इस सभा में उन लोगों को बुलाया गया जिनकी जिंदगी शिक्षा के कारण बदली थी।
सभा में एक युवा लड़की सुमित्रा ने अपनी कहानी साझा की। सुमित्रा, महाराज, पहले मैं पढ़ाई से वंचित थी, लेकिन जब विद्यालय खुला तो मैंने पढ़ाई शुरू की। अब मैं सिलाई कढ़ाई का व्यवसाय करती हूँ और अपने परिवार का सहारा बनी हूँ। इसके बाद एक बुजुर्ग किसान हरिकिशन खड़ा हुआ। हरिकिशन, महाराज, मेरे पोते ने पढ़ाई करके हमें बताया कि कैसे हम पानी बचाने के नए तरीके अपनाकर अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। सभा में मौजूद लोग शिक्षा के फायदों को सुनकर प्रभावित हुए। बदलाव की ओर। इस सभा के बाद राज्य में शिक्षा अभियान को और मजबूती मिली। विरोध करने वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन राजकुमार आदित्य जानता था कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला कदम महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना था। इसके लिए उन्होंने राज्य में महिला शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने की योजना बनाई। राजकुमार आदित्य के निरंतर प्रयासों ने राज्य में एक नई जागरूकता और सकारात्मकता फैलाई। उनके शिक्षा अभियान ने न केवल बच्चों और युवाओं का भविष्य संवारा, बल्कि प्रजा को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान भी कराया। कुछ वर्षों के भीतर राज्य के हर कोने में विद्यालय स्थापित हो गए। महिलाएं शिक्षा और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने लगीं। डाकुओं का पुनर्वास सफल रहा और वे अब राज्य की सुरक्षा में योगदान दे रहे थे। जमींदार और व्यापारियों ने भी बदलाव को स्वीकार कर लिया। एक दिन राजमहल में दरबार लगा। सभी मंत्री, जमींदार और प्रजा के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पंडित सोमेश्वर, राजकुमार, आपके प्रयासों ने इस राज्य को एक नई दिशा दी है। आज यह राज्य समृद्ध, शिक्षित और सुरक्षित है। यह सब आपके नेतृत्व और साहस का परिणाम है। मंत्री विक्रम, अब विनम्र स्वर में, महाराज, मैं पहले आपके निर्णयों का विरोध करता था, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी सोच दूरदर्शी थी। आपने हमें सिखाया कि प्रजा का सच्चा कल्याण ही राज्य की असली ताकत है। यह सब केवल मेरा नहीं, बल्कि आप सभी का प्रयास है। प्रजा की भलाई के बिना कोई भी शासक सफल नहीं हो सकता। यह राज्य आप सभी का है और इसकी प्रगति हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रजा का संदेश। उस दिन राज्य के लोग राजमहल के बाहर इकट्ठा हुए। हर तरफ उत्सव जैसा माहौल था। प्रजा ने राजकुमार का स्वागत फूलों और जयकारों से किया। एक वृद्ध महिला, जिसे राजकुमार ने एक बार भोजन और पानी के लिए मदद की थी, उनके पास आई। राजकुमार, आपने हमें जीने की नई उम्मीद दी है। हम सभी आपके ऋणी हैं। आप केवल हमारे शासक नहीं, हमारे उद्धारक हैं। राजकुमार की आंखों में आभार के आंसू थे। उन्होंने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अगर मैंने आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमें मिलकर इस राज्य को और बेहतर बनाना है। राजकुमार आदित्य के प्रयासों ने राज्य को खुशहाल और विकसित बनाया। शिक्षा, रोजगार और न्याय की नई लहर ने राज्य में एक नई सुबह ला दी। यह कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं, बल्कि उस नेतृत्व की है जो प्रजा को साथ लेकर चलता है।